नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। सबकी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका दूसरा पार्ट लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हुए हैं। और इस दूसरे पार्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि अब तक जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात हम लोग पौधों में पोषण इस टॉपिक से शुरू करेंगे। पौधों में पोषण के हिसाब से पौधा जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। कुछ पौधे स्वपोषी होते हैं और कुछ पौधे मृतजीवी होते हैं और कुछ पौधे परजीवी होते हैं। ये पोषण ग्रहण करने के आधार के हिसाब से स्वपोषी जो पौधे हैं वो हरे पौधे होते हैं। क्यों कि हरे पौधे के अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है और जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन को तैयार करते हैं। वहीं जिस पौधे के अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता, उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तब ऐसे में वो पौधा या तो मृतजीवी पोषण करते हैं या फिर परजीवी पोषण करते हैं। तो जो पौधा मृतजीवी पोषण करते हैं उसको मृतजीवी कहा जाता है और जो पौधा परजीवी पोषण करते हैं उसको परजीवी कहा जाता है। मृतजीवी पोषण करने वाले पौधों में एक गोबर छत्ता है और परजीवी पोषण करने वाले पौधों में एक अमरबेल है। मृतजीवी पोषण करने वाला जो पौधा है वो मृत जीव जंतुओं से अपशिष्ट पदार्थों को ग्रहण कर अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं परजीवी पौधा दूसरे पौधे के साथ अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रह करके उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब जो पौधा स्वपोषी है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है, जो आवश्यक घटक है वो 4 है। नंबर 1 पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है और ये पौधे के पत्तियों में ही पाए जाते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो पौधा वायुमंडल से पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। और तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है वो जल है, जो पौधा जड़ों के द्वारा मिट्टी से ग्रहण करते हैं। और चौथा घटक जो है वो सूर्य का प्रकाश है, जो दिन में पौधा सूर्य से ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है और इस क्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज और 6O2 यानी ऑक्सीजन और 6H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। तो ये जो समीकरण है ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करता है और साथ ही जलवाष्प का भी निर्माण करता है। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में एक बात इसको भी आप याद रखें कि मरुदभीद नाम से एक पौधा है
जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के एक मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करता है और फिर दिन के समय क्लोरोफिल ऊर्जा द्वारा प्रकाश संश्लेषण को सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर अंतिम उत्पाद के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यहाँ देखिए, अधिकांश पौधे रात को ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, लेकिन मरुद भी एक ऐसा पौधा है जो रात्रि के समय यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के एक मध्यस्थ उत्पाद बनाएगा, ठीक है, आधा अधूरा भोजन का निर्माण करेगा और फिर दिन के समय पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर अंतिम रूप से फाइनल अपना भोजन तैयार करेगा। और ग्लूकोज जो होता है, इसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जब पौधा भोजन तैयार करता है तो संपूर्ण भोजन को उसी समय इस्तेमाल नहीं करता, कुछ भोजन को जमा रख लेता है और पौधे द्वारा जो भोजन जमा किया जाता है उसको हम लोग मंड के नाम से जानते हैं। और ठीक इसी प्रकार मानव शरीर के अंदर जो भोजन जमा होता है, तो मानव शरीर के अंदर जो भोजन जमा रहता है इसको ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है। अब क्लोरोफिल जो अणु है जो पौधे के पत्तियों में उपस्थित होता है, इसको प्रकाश संश्लेषी इकाई के नाम से भी जानते हैं। वहीं जो पत्ते हैं उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग के नाम से भी जानते हैं। अब आइए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये क्रिया जो पूर्ण होगी, इस पूर्ण होने में दो तरह की अभिक्रिया होती है। एक का नाम है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा का नाम है अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी पौधा जब प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करता है तो उस तैयार करने के लिए उसको दो तरह की अभिक्रिया करनी होती है। एक का नाम है प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा का नाम है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब प्रकाश अभिक्रिया में पौधा प्रकाश की उपस्थिति में H2O यानी जल का विखंडन करता है और जल का विखंडन कर उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके उत्पाद को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। दूसरा जो अभिक्रिया है अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसके लिए प्रकाश की अनुपस्थिति आवश्यक है। रात होना आवश्यक नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति होना आवश्यक है। तो जब भी अगर कोई पौधा दिन में ही अप्रकाशिक अभिक्रिया करता है तो वो उस समय प्रकाश का उपयोग नहीं करता। यानी प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है और अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अब हम लोग आते हैं अमीबा की तरफ। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये एक सरल प्राणी संपोषी जीव है, मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा का जो आकार है ये एक निश्चित आकार नहीं रखता है, अनिश्चित आकार रखता है। और अमीबा का आकार जो अनिश्चित है इसके पीछे कारण है अमीबा के कूटपाद का बनना। तो कूटपाद के बनने के कारण ही अमीबा का आकार बनता और बिगड़ता है। और अमीबा का जो भोजन है छोटे छोटे शैवाल हैं, बैक्टीरिया है, डायटम के टुकड़े हैं और कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ है। ये अमीबा का भोजन है। अब हम लोग अमीबा के पोषण के बारे में चर्चा करते हैं। अमीबा अपने आप को भोजन के समीप ले जाता है और जब अमीबा भोजन के समीप पहुंच जाता है तब उस भोजन के चारों ओर कूटपाद का निर्माण करता है। और जैसे ही कूटपाद का निर्माण करता है तो कूटपाद अपने आप को तेज़ी से बढ़ाता है और भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है।
जब कुटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेता है तो इससे भोजन रसधानी का निर्माण होता है और इसी भोजन रसधानी में अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है और जो अपचा भोजन है, अपच भोजन, ये शरीर के किसी भाग से अमीबा से बाहर निकल जाता है। अब एक और जीव है, ये भी एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है पैरामेशियम। ये एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है और ये मृदु जलीय प्रोटोजुआ है। अमीबा के तरह इसका आकार अनिश्चित नहीं होता, बल्कि इसका एक निश्चित आकार होता है और इसके चलने के लिए, गति करने के लिए जो अंग है उसका नाम है सीलिया। अमीबा के भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए यानी भोजन के ग्रहण करने के लिए खास अंग होता है जिसका नाम है कोशिका मुख। तो अब हम लोग मनुष्य के पोषण की तरफ आते हैं कि पोषण की जो क्रिया है वो मनुष्य के अंदर कैसे संपन्न होती है। तो मनुष्य के पोषण के लिए या मनुष्य जैसे उच्च वर्गीय जंतु में पोषण के लिए एक आहारनाल होता है। ये आहारनाल पाचन के लिए एक विशेष अंग है और मनुष्य के जो आहारनाल की लंबाई है ये 8 से 10 मीटर के करीब होता है। मनुष्य के जो आहारनाल है, इस आहारनाल में कई भाग होते हैं। पहला भाग है मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रासनली और इसके बाद है आमाशय, फिर है छोटी आंत और इसके साथ एकीकृत अग्न्याशय और आंत ग्रंथियाँ और अंत में है बड़ी आंत। तो हम लोग मनुष्य के पोषण पर चर्चा करते समय सबसे पहले इन भागों को समझते हैं। तो आते हैं मुख गुहा की तरफ। मुख गुहा ये आहारनाल का पहला भाग है, यहीं से मनुष्य के भोजन का पाचन की क्रिया जो है वो शुरू होती है। आहारनाल का पहला भाग मुख जो गुहा है, इस मुख गुहा में 2 चीज़ पाए जाते हैं, जीभ और दांत। जीभ जो है एक मांसल अंग है और इसी जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएँ होती है जिससे किसी भी भोजन के स्वाद का पता चलता है। और जीभ का एक काम और है कि जब भोजन मनुष्य अपने मुख गुहा में रखता है तो ये भोजन को निगलने में मदद करता है। अब दांत जो है, दांत एक वयस्क मनुष्य में जो है कुल 32 है और दांत का जो प्रकार है वो 4 प्रकार है, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। दांत का जो अधिकांश भाग तैयार होता है ये डेंटाइन के द्वारा तैयार होता है और डेंटाइन का जो ऊपरी परत है इसका नाम है इनामेल। तो दांत के सबसे ऊपरी परत का नाम इनामेल हो गया। अब आइए, दांत में कुछ बीमारियां होती है जिसमें से एक है दंत अस्थि क्षय। जब मनुष्य किसी भी तरह का मीठा सामान का उपयोग करता है तो उस मीठा सामान का कुछ अंश दांतों के बीच फंसा रह जाता है, जिससे वो मीठा सामान रासायनिक अभिक्रिया करता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल का निर्माण करता है और दांतों के ऊपर अम्ल के निर्माण हो जाने से दांत कमज़ोर पड़ जाता है और दांतों के बीच छिद्र बन जाता है और इसी छिद्र बन जाने के से जो बीमारी उत्पन्न होता है उसको हम लोग दंत अस्थि क्षय बोलते हैं। दूसरा जो है वो दंत पलक है। दंत पलक है क्या कि जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन का कुछ टुकड़ा दांतों के बीच फंसा रह जाता है और जब दांत को हम लोग साफ नहीं करते हैं तब वो टुकड़ा धीरे धीरे दांतों के ऊपर एक अस्थायी परत का निर्माण कर लेता है और इसी अस्थायी परत को हम लोग दंत पलक बोलते हैं, जो बाद में दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब हम लोग दूसरे भाग की तरफ आते हैं। मुख गुहा के बाद जो दूसरा भाग है वह ग्रसनी है।
ग्रसनी जो है ये मुख गुहा का पिछला भाग है और ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार जो है ये ग्रासनली में आगे जाके खुलता है और कंठ द्वार श्वासनली में जाकर के आगे खुलता है। अब ग्रसनी जो है इसके बाद जो अगला भाग है आहारनाल का वो ग्रासनली है। ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ भोजन पचता नहीं, ये सिर्फ एक नली है। इसमें ग्रासनली के अंदर कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन है क्या कि ग्रासनली में जब भोजन पहुंचता है तो ग्रासनली की जो दीवार है उसमें एक तरंग उत्पन्न होता है, जिसके कारण ग्रासनली की दीवारें सिकुड़ना या फैलना शुरू कर जाता है। इसी सिकुड़ने या फैलने की क्रिया को कर्माकुंचन के नाम से जाना जाता है। अब मुख गुहा में जहाँ जीभ और दांत पाया जाता है वहाँ कुछ लार ग्रंथियाँ भी पाए जाते हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला का नाम है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, दूसरा का नाम है सब लिंगुअल लार ग्रंथि और तीसरा का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि। ये 3 लार ग्रंथि है जो मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है और ये तीनों लार ग्रंथि से लार का स्रावन होता है और जो भोजन के पाचन में मदद करता है। ग्रासनली के बाद अमाशय का जो अगला भाग, ये आहारनाल का जो अगला भाग है वो अमाशय है। अमाशय उदर गुहा के बाईं ओर स्थित एक थैलीनुमा ग्रंथि है और अमाशय को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे जो आगे वाला भाग है वो कार्डियक के नाम से जाना जाता है और सबसे पिछला वाला जो भाग है उसका नाम पाइलोरिक भाग है और मध्य जो भाग है ये फुंडिक भाग है। अमाशय के अंदर ही अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि पाई जाती है और जिससे जठर रस का स्रवन होता है। एक मनुष्य के अमाशय से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्रवन होता है। अमाशय के अंदर पाए जाने वाला जो अमाशय ग्रंथि है यानी जठर ग्रंथि है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो 3 तरह की होती हैं यानी 3 प्रकार के। सलेस्मा या म्यूकस, दूसरा है भित्ति या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा है मुख्य या जाइमोजीन कोशिकाएं। अमाशय जो होता है, अगर अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथि है उससे अधिक मात्रा में अम्ल का अगर स्राव हो जाए तो अधिक मात्रा में अम्ल के स्राव हो जाने से अमाशय की दीवार को जो सुरक्षा करने वाला कोशिका है, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं, जो म्यूकस है, इससे जो आपका जठर रस स्रावित होगा उसकी मात्रा घट जाएगा और जिससे अमाशय की दीवार पर एक प्रकार का घाव बन जाएगा और इसी घाव को जो अम्ल के अधिक स्रावित होने के कारण अमाशय की दीवार पर हो जाता है पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। और कभी जब आदमी लंबे समय तक भूखा रहे तो इसके कारण भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना है। अमाशय में जो भोजन है ये भोजन गाढ़े लई के रूप में बन जाता है और इस गाढ़े लई को काइम के नाम से जानते हैं। और अमाशय के जो सबसे पिछला भाग है पाइलोरिक भाग, उसके छिद्र के द्वारा ये काइम छोटी आंत में प्रवेश कर जाती है। अब हम लोग छोटी आंत के बारे में जानते हैं कि छोटी आंत क्या है। ये आहारनाल का एक भाग है और छोटी आंत जो है ये मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है और इसकी जो लंबाई है ये लगभग 6 मीटर के करीब है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर के करीब है। छोटी आंत को क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं और छोटी आंत ही एक आहारनाल का ऐसा भाग है जहाँ पर पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और एक बात, जंतु जो मांसाहारी हो उसमें जो छोटी आंत पाया जाएगा, शाकाहारी जंतु के बनस्पत छोटा होगा, यानी
मांसाहारी जंतु में जो छोटी आंत है वो शाकाहारी जंतु में पाए जाने वाले छोटी आंत के बनिस्पत छोटा होगा। क्यों? कि जो शाकाहारी जंतु है वो सेलुलोज का पाचन करने के लिए उसको अधिक लंबे छोटी आंत की ज़रूरत होती है, जबकि मांसाहारी जंतु को सेलुलोज का पाचन करना होता नहीं है। इसलिए छोटी आंत की लंबाई छोटी भी हो जाए तो मांसाहारी में काम चल जाता है। अब जो छोटी आंत है उसका 3 भाग है। सबसे पहला है गर्हनी, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। अब हम लोग छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उस पाचन में कई तरह के रस मदद करते हैं, जैसे यकृत से निकलने वाला रस, आंत ग्रंथि से निकलने वाला रस या अग्न्याशय रस। ये सब रस छोटी आंत में भोजन को पाचन करने में सहायक है। अब यकृत को पहले देख लेते हैं। तो यकृत एक ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये उदर के दाहिने भाग में स्थित है। और यकृत जो होता है इसी से पित्त रस का स्रवन होता है और यकृत से पित्त रस स्रवित होकर के पित्ताशय में जमा हो जाता है। हाँ, तो यकृत से जो पित्त रस है वो स्रवित होकर के पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्त रस जो होता है वो गहरा और हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है और पित्त रस का जो काम है वो 2 मुख्य काम है। एक कायम की अम्लता को नष्ट कर उसको क्षारीय बना देता है और दूसरा वसा का विखंडन करता है। ये 2 मुख्य काम है यकृत से निकलने वाले पित्त रस का। अब छोटी आंत में जो अग्न्याशय है इससे भी कुछ रस का स्रवित होता है और जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो अग्न्याशय पीले रंग की एक ग्रंथि है और अग्न्याशय के अंदर अनेक नलिकाएं पाई जाती है और ये नलिकाएं आगे यानी छोटी आंत के गर्हनी में जाकर खुलती है। और अग्न्याशय के बाद आंत ग्रंथि है, इससे भी स्रवित होने वाला रस छोटी आंत में भोजन को पचाने में सहायक है। तो छोटी आंत की जो दीवार है उसकी दीवार पर कई ग्रंथियां पाई जाती है, वो आंत ग्रंथियां हैं। और ये जो आंत ग्रंथि है इससे स्रवित होने वाला रस आमाशय से आने वाले कायम को चाइल में बदल देता है। यानी कायम जब चाइल में बदल जाता है तो उसकी तरलता बढ़ जाती है। और जो बड़ी आंत है इसका 2 भाग है, एक भाग का नाम कोलन है, दूसरा भाग का नाम रेक्टम है। रेक्टम में अपचा भोजन या अपचा जो भोजन है ये जमा होता है और मल द्वारा ये मानव शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। इसी के साथ क्लास 10th का जो जैव प्रक्रम का जो पहला चैप्टर है पोषण वो समाप्त होता है। धन्यवाद।